नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर मैं आ गई हूँ अपनी कहानियां लेकर, आपकी अपनी लिखने वाली कहानियां बाय शिवांगी। एक और रविवार, एक और रात और एक नई कहानी के साथ हम फिर मिल रहे हैं। मैं हूँ लेखिका शिवांगी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी अपनी आवाज में। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार की कहानी लेकर आई है भावनाओं की गहराई, रहस्यों की उलझन और कुछ ऐसा जो आपके दिलों की धड़कनें रोक देगा। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है, एपिसोड 87। रिया का घर फ्लैशबैक। कोमल की बात सुनते ही रिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर दादी माँ की भौं में तन गई। वो सख्त लहजे में बोली, रिया की शादी की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, वो अभी पढ़ाई लिखाई करेगी। और रही बात उसकी शादी की, तो उसके बारे में हम बाद में भी सोच सकते हैं, अभी उसकी पढ़ाई के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। ये सुनते ही कोमल की आंखें सिकुड़ गई। वो हल्के लहजे में बोली, अरे माँ जी, मैं तो बस रिया की भलाई का सोच रही थी। जवान लड़की, ऊपर से माँ बाप भी नहीं। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो वो कहाँ छूट रही है, वो सब तो बाद में भी हो सकता है। और लड़की इतना पढ़ लिख कर करेगी भी क्या, आगे जाकर तो घर ही संभालना है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि सिंपी के साथ साथ हम रिया के लिए भी लड़का देखना शुरू कर दें। अरे अब तो सिंपी की भी पढ़ाई लिखाई छूट गई है, अभी से रिश्ता ढूंढेंगे तभी तो एक अच्छा परिवार मिलेगा। ये सुनते ही दादी माँ फिर सख्ती से बोली, देखो कोमल, रिया और सिंपी में जमीन आसमान का फर्क है। सिंपी हमेशा से पढ़ाई लिखाई से दूर भागती आई है और उसने तो खुद ही तुमसे कहा था कि उसे और पढ़ना लिखना नहीं है, उसकी शादी करा दो। वहीं रिया, वो हमेशा से पढ़ाई लिखाई में तेज रही है। ऊपर से मेरे बिट्टो का यानी उसके पापा का भी सपना था कि रिया अपने पैरों पर खड़ी हो। इसलिए अभी रिया की शादी की सोचने की जरूरत नहीं। दादी माँ रिया की तरफ मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है कि वो आगे बढ़ेगी, अपना नाम बनाएगी और अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करेगी मेरी बच्ची। ये सुनकर रिया की आंखें झलक उठी। उसे दुनिया की परवाह नहीं थी, उसे खुशी बस इस बात की थी कि सब कुछ ना होते हुए भी उसके पास कोई अपना है, कोई ऐसा जो उसकी खुशियों की परवाह करता है। वहीं दादी माँ की बात सुन कोमल का मुंह बन गया। वो एक ऐठ के साथ बोली, ठीक है माँ जी, आप जो सही समझे। मैं तो बस यही कह रही थी कि समय का कोई भरोसा नहीं होता, समय से सब हो जाए तो ही अच्छा होता है, आगे आपकी मर्जी। ये कहकर वो वहां से निकल गई। उसके जाते ही दादी माँ मुस्कुराते हुए रिया के गाल पर हाथ रख बोली, जल्दी तैयार हो जाओ, उसके बाद नीचे आकर नाश्ता कर लेना, मैं तब तक नहा कर आती हूँ। ये सुनते ही रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। दादी माँ खुशी खुशी वहां से चली गईं। उनके जाते ही रिया ने एक हल्की सांस छोड़ी और पीछे मुड़ी। मुड़ते ही उसकी नजर सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर गई। रिया बस एक टक खुद को देखने लगी। अचानक उसकी आंखों में से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसके गालों को छूते हुए जमीन पर गिर गई। वहीं दूसरा कमरा, कोमल अपने कमरे से बाहर आई। वहीं सोफे पर बैठे रिया के चाचा यानी नरेश हाथों में डायरी पकड़े कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। कोमल उन्हें इतने ध्यान से काम करता देख उनके पास आई और बैठते हुए बोली, क्या हुआ जी, क्या कर रहे हैं आप। नरेश बोले, अरे कुछ नहीं कोमल, बस शिंपी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो उसी की सारी तैयारियों की लिस्ट बना रहा हूँ। आगे उसकी शादी भी होनी है, इसलिए शादी का खर्चा वगैरह लिख रहा था। ये सुनते ही कोमल की आंखें चमक उठी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा किया आपने, हम अपनी सिंपी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। नरेश ने उसकी तरफ डायरी बढ़ाते हुए कहा, देखते हैं, अभी अगर लोन मिल गया तो सच में शिंपी की शादी धूमधाम से होगी, वरना सब कुछ सिंपल रहेगा। ये सुनते ही कोमल की भौं सिकुड़ गई। वो हैरानी में बोली, लोन? आप सिंपी की शादी के लिए लोन लेंगे? पर क्यों? नरेश ने कहा, क्यों का क्या मतलब है कोमल, अब हमारी जितनी हैसियत होगी उसी तरह तो शादी होगी। ये सुनते ही कोमल बोली, अरे हम घर की जमीन बेच देंगे और अभी तो माँ जी के खातों में भी लाखों होंगे,
जो बड़े भाई साहब छोड़ के गए थे। हम उससे ही सिंपी की शादी करा देंगे, इससे लोन वोन भरने की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया क्लब में अजीत उस लड़की को छोड़ हॉल के बीचों बीच पहुंच आसपास किसी को ढूंढने लगा। वो चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बोला, ये विलियम कहाँ गया? अभी तो यही था। उसने यही कहा था कि तभी उसे उस पल का ख्याल आया जब विलियम ने उसे कॉरिडोर की तरफ जाते हुए इम्पोर्टेंट कॉल का इशारा किया था। अजीत अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोला, मैं भी ना, उसने ही तो कहा था कि बाहर जा रहा हूं। तभी अजीत कुछ सोचते हुए अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, मगर विलियम तो करीब 1 घंटे पहले बाहर गया था। अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक वो वापस क्यों नहीं आया? इतना कहते हुए वो फिर बोला, एक बार कॉरिडोर में देख कर आता हूँ, शायद वहां हो। इतना कहते हुए वो विलियम को फोन लगाते हुए वहां से आगे बढ़ने लगा। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक उसके सामने कोई शख्स आ गया। अजीत फोन देखते हुए बोला, ओ सॉरी। ये कहते हुए वो उसके सामने खड़े आदमी के सामने से हटकर बगल से निकलते हुए आगे बढ़ने लगा। वो कुछ ही दूरी पर गया था कि तभी उसके कानों में जाना पहचाना नाम सुनाई दिया, गौरव। किसी ने दूर से कहा। ये नाम सुनते ही आगे बढ़ रहे अजीत के कदम रास्ते में ही रुक गए। अचानक से वो आंखें हैरानी में लिए पीछे मुड़ा। वो आंखों में हैरानी लिए धीरे से बुदबुदाया, गौरव। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल। दादाजी सामने रियांश को देखते हुए नम आंखों से बोले, कैसे हुई मेरे बच्चे की ये हालत? ये सुनते ही पीछे खड़ी रूहानिका दादाजी को देखकर बोली, सर प्लीज खुद को संभालिए, डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हैं। ये सुनते ही दादाजी अचानक पीछे मुड़े। वो रूहानिका की तरफ देख बोले, कहाँ मिला था वो तुम्हें? क्या वो वहां अकेला था? ये सुनकर रूहानिका बोली, वो मुझे सड़क पर मिले थे, बस कहीं खोए हुए थे। वो आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक कुछ दूरी पर जाते ही उन्हें चक्कर आ गया। मैं वहां कुछ काम से आई थी, मेरी नजर जैसे ही उन पर और उनकी हालत पर पड़ी, वैसे ही मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई। रूहानिका ने जानबूझकर दादाजी को ये नहीं बताया कि रियांश उसे बीच सड़क पर मिला था, वो भी तब जब उसे एक ट्रक टक्कर मारने वाली थी। वो जानती थी कि उनकी ये हालत सुन वो इतना परेशान है, अगर ये सब भी बताया तो कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। रूहानिका की बात सुनकर दादाजी उसे देख बोले, थैंक यू जैसा शब्द छोटा होगा बेटा। मेरे पोते ने तुम्हारी और तुम्हारी बहन के साथ इतना गलत किया, उसके बाद भी तुमने मेरे पोते को यहाँ पहुंचाया, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ये सुनते ही रूहानिका दादाजी को देखकर बोली, सर प्लीज, अगर रियान सर की जगह वहां कोई और भी होता तो भी मैं यही करती। उसने इतना ही कहा था कि तभी रूहानिका के हाथ में पकड़ा फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुन उसकी नजर स्क्रीन पर गई जहां महर नाम शो हो रहा था। क्या होगा आगे? क्या कोमल कुछ बड़ा करने वाली है? वहीं ऑस्ट्रेलिया में क्या विलियम का पता चल पाएगा अजीत को? वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वंश क्या करेगा? अब आगे जब उसे पता चलेगा कि उसका झूठ आ गया है दादाजी के सामने। आगे जानने के लिए सुनिए तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग चल जाएगा। और यही खत्म होता है आज का एपिसोड, लेकिन कहानी के रहस्य और भावनाएं अभी भी आपका इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ लेखिका शिवांगी और फिर मिलते हैं अगले रविवार इसी चैनल पर इसी समय। वेट, एक जरूरी बात। तो दोस्तों, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट डाली थी कि ब्लॉगर पर अब आप मेरी कहानियां सुनने के बजाय पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद हो तो वहां जाइए और पढ़िए तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है के अध्याय। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो वहां भी अपनी टिप्पणियां जरूर दें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें
अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। अगला भाग अगले रविवार, मतलब अगला भाग जल्द ही आएगा। फिर मिलते हैं अगले रविवार। अंत तक सुनने के लिए दिल से शुक्रिया।